नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। हमारे इस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के भाग में हम आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वह है कक्षाएं। आज हम आपसे बात करेंगे कि लियो अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट निचली कक्षाएं क्या हैं, मध्यम कक्षाएं अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं और उसमें किस किस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका जियो स्टेशनरी कक्षा अर्थात ऑर्बिट, जियो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, भूस्थैतिक कक्षा क्या होती है, भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, उन्हीं सभी कक्षाओं को समर्पित हमारा आज का यह टॉपिक रहेगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आपकी संपूर्ण और सही तरीके से तैयारी के लिए आपके पास वीकली मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और सीसेट के पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के साथ साथ समसामयिकी की भी सही तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो इस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन है, अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7,000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। पर दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिविल सेवा परीक्षा कोई चंद महीनों की परीक्षा नहीं है, यह कम से कम 10 से 15 महीनों की परीक्षा है। इसीलिए आप जो सब्सक्रिप्शन ले वह संपूर्ण साल का होना चाहिए। इसकी सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं, एक तो आपका जो खर्चा होगा वह मात्र 2900 रुपये पर मंथ हो जाएगा और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक हम आप सभी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहेंगे। आपकी सभी कमियों को जानकर उस उचित रणनीति बनाते हुए आपको इस परीक्षा में सफल करवाने की गारंटी प्रदान करेंगे। और दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको 65 से ज़्यादा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो आज के यूपीएससी के रुझान को देखते हुए बहुत ही रचनात्मक और नवाचार तरीकों के साथ आपके सभी समस्याओं को हल करेंगे और प्रत्येक विषय की एक संपूर्ण तैयारी करवाने की गारंटी प्रदान करेंगे। हमारे इस प्लस मॉडल पर आपको डेली 30 से ज़्यादा घंटों की लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर आपकी संपूर्ण जो सालाना फीस होगी इस सब्सक्रिप्शन की वह होगी 35,000 रुपये। परंतु दोस्तों, इसमें आपके लिए एक और खुशी की बात है, अगर आप हमारे इस कोड एसएस लाइव को अप्लाई करते हैं, एसएस लाइव लिख के अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको 10% की और छूट मिलेगी और आपकी जो सब्सक्रिप्शन फी होगी वह मात्र 31,500 हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आप कि मात्र 31,500 रुपये में आपको संपूर्ण साल भर में प्रीलिम्स से लेकर साक्षात्कार की तैयारी करवाई जा रही है। यह कितना सस्ता है, जबकि आप दिल्ली जाएंगे ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और वहां पर भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 से 4 एजुकेटर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको अगर एक एजुकेटर का कम समझ में आ रहा है तो आप दूसरे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं तो कहूँगा यह सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए और व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़िए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बारे में, हमारा नाम SK शर्मा है और हमें 4 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। इसी यात्रा के दौरान हमने हमारे रचनात्मक तरीकों के द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को सफल रूप से चयनित करवाया है। हमने कई बार यूपीएससी के साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा में भाग भी लिया है एवं हमारी एक और उपलब्धि है कि हमने RAS जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम भी पास किए हैं और हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन आप यहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो बात हुई हमारे बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर के बारे में। दोस्तों, हम हमारे आज के लेक्चर में देखेंगे कि सबसे पहले उपग्रह की कक्षाएं क्या हैं। जब भी अंतरिक्ष में हम कोई उपग्रह छोड़ते हैं या फिर कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं तो हमें उसे कहाँ छोड़ना है, किस जगह पे छोड़ना है और वह किस प्रकार से काम करेगा, उस जगह की क्या क्या लोकेशन है, क्या अवस्थिति है, किस कक्षा में छोड़ने से क्या लाभ होता है, ऐसी कुछ बारीकियों को जानने के बाद में हम देखेंगे कि ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं इन कक्षाओं की। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इन कक्षाओं का एक वर्गीकरण आप सभी के सामने
प्रस्तुत है और वह इस प्रकार से है कि जो हम हमारी पहली कक्षा पढ़ेंगे वह होगी पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि पृथ्वी की मध्यम कक्षा अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है, इसे हम मियो कहते हैं, और निचली कक्षा को क्या कहेंगे, लियो अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। फिर हम देखेंगे कि हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, आखिर पृथ्वी की ऊपरी कक्षा या उच्च कक्षा क्या है। अब इसके नामों से आपको पता लग गया होगा कि निचली, मध्यम और उच्च, बात यहां पर ऊंचाई की हो रही है। ऊंचाई के आधार पर यह वर्गीकरण आपको दिया गया है और ऊंचाई के आधार पर ही आपकी लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट डिसाइड होंगी। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो यूपीएससी एवं प्रत्येक परीक्षा का बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है, और वह है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात भूस्थैतिक कक्षा। हम जानेंगे कि ऐसी क्या विशेषता है जो इतना ज्यादा यह प्रभावित करता है लोगों को, यूपीएससी की क्यों इसके बारे में जानना चाहता है। और आपसे अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भूस्थैतिक कक्षा और भूतुल्यकालिक कक्षा में क्या अंतर है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहेंगे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, और इसकी तुलना किससे करेंगे, भूस्थैतिक कक्षा से। यह है आपका अगला टॉपिक, क्या है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और जो आपका अंतिम ऑर्बिट है उसे हम कहते हैं पोलर ऑर्बिट या ध्रुवीय कक्षा। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि पोलर ऑर्बिट को पोलर सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट के नाम से भी क्यों जाना जाता है। यह हमारे आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अब बिना समय गवाते हुए हम सबसे पहले आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, और हमारा आज का टॉपिक का पहला विषय है पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। यह मान लीजिए दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है, यह पृथ्वी का केंद्र है, और यहां से आपके विषुवत वृत्त गुजर रहा है, और यहां मान लीजिए ये ऐसे कोई आपका वर्ल्ड का मैप है। तो यह तो हो गई हमारी पृथ्वी। अब हम बात कर रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट की। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट होगी ना दोस्तों, वह होगी आपकी कुछ इस प्रकार से, ये आपके लो अर्थ ऑर्बिट होगी, और ये सदैव क्या होगी, जियोसेंट्रिक होगी अर्थात गर्भ केंद्रित होगी, पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर होगी, उसके इर्द गिर्द होगी। तो यह होगी आपकी क्या, लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात लियो, पृथ्वी की निचली कक्षा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 से 1500 किलोमीटर। विभिन्न बुकों में अलग अलग ऊंचाइयां दी रहती हैं, परंतु हम जिस ऊंचाई की बात करेंगे वह मोस्ट ऑपरेशनल ऊंचाई है। यहां पर ही लो अर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम उपग्रह छोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, अभी जो मिशन शक्ति में हमने एंटी सैटेलाइट छोड़ा था वह भी लियो अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में ही छोड़ा था, और वह लगभग 700 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। तो इसका जो पृथ्वी के सरफेस से जो ऊंचाई होगी वह कितनी है, 100 से 1500 किलोमीटर की। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि 100 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई में जो कक्षा स्थापित है वह कौन सी है, वह है पृथ्वी की निचली कक्षा। और इसकी जो कक्षीय अवधि है दोस्तों वह है 95 से 120 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे, यानी कि 1.5 से 2 घंटे का जो समय होता है वह इसकी कक्षीय अवधि होती है। अब कक्षीय अवधि का मतलब क्या है दोस्तों, आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूं कि जो भी उपग्रह इस कक्षा में छोड़ा जाएगा वह अपना
कक्षा का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लेगा वही इसकी ऑर्बिटल टाइम पीरियड अर्थात क्या कहलाएगा, कक्षीय अवधि कहलाएगा। यानी कि 1.5 से लेकर 2 घंटे में यह जो उपग्रह होंगे वह अपनी विभिन्न ऊंचाइयों के आधार पर अपनी कक्षीय अवधि पूर्ण कर लेंगे। और जो विभिन्न ऊंचाइयां होंगी वह किस परास में होंगी, 100 से 1500 किलोमीटर की परास में होंगी। तो यह तो बात हो गई कक्षीय अवधि की। अब दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण बात है इस प्रकार की कक्षा की, वह यह है कि यह पृथ्वी के सभी भागों से संपर्क रखने में सक्षम है। विभिन्न विभिन्न कक्षाओं की ऊंचाइयों के आधार पर जो सारी की सारी लो अर्थ ऑर्बिट होंगी, 100 से लेकर 1500 किलोमीटर तक की ऊंचाइयों पर अगर हम विभिन्न उपग्रह छोड़ें तो पृथ्वी के लगभग, या ये कहें कि लगभग संपूर्ण भागों पर यह संपर्क स्थापित करने में सक्षम होगा। यही खासियत है आपके लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा की। अब हम बात करें इस निचली कक्षा की इसी उपयोगिता के आधार पर उपयोगों की, तो इस उपयोगों के आधार पर ही जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जो विभिन्न कक्षाएं बनाई गई हैं, उनके प्रकारों में आते हैं आपके निम्न बैंडविड्थ की कक्षाएं। हम निम्न बैंडविड्थ पर भी क्या कर सकते हैं, उपग्रह छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से बड़े बड़े बैंडविड्थों पर भी उपग्रह छोड़े जा सकते हैं। और बहुप्रचलित आपने सुना होगा ब्रॉडबैंड, जिसके माध्यम से हम आपसे संपर्क बनाए हुए हैं। इंटरनेट के जो ब्रॉडबैंड की सुविधाएं हैं वह भी निचली कक्षा में ही दी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने लाईफाई या फिर जो गूगल है उसके गुब्बारों से इंटरनेट प्रदान करने के अनुप्रयोग के बारे में सुना होगा, तो वह सारे के सारे जो गुब्बारे हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे, एक वैश्विक कवरेज देंगे एक नेटवर्क का, वह भी आपके लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा में ही छोड़े जाएंगे, क्योंकि उनसे क्या होता है, आसानी से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए उसी के प्रकारों के आधार पर आप निम्न बैंडविड्थ हो या कोई बड़े बैंडविड्थ हो या फिर ब्रॉडबैंड हो, किसी भी प्रकार के उपकरण छोड़ सकते हैं और संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर देखिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 से 1500 किलोमीटर। और यह क्या होते हैं, जियोसेंट्रिक अर्थात पृथ्वी के गर्भ केंद्रित होते हैं। और इनकी जो कक्षीय अवधि होती है वह लगभग 1.5 से 2 घंटे की होती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के उपग्रहों के लाभ क्या क्या हैं और हानियां क्या क्या हैं। दोस्तों देखिए, यह तो मैंने आपको बता ही दिया कि यह सभी भागों से संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। तो उसी पर आधारित है आपका पहला लाभ। पहला लाभ क्या कहता है कि इस प्रकार के उपग्रह जो होंगे, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए गए हैं, वह सभी वैश्विक कवरेज करने में सक्षम होंगे। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि अगर आप यह कम ऊंचाई पर हैं, लगभग 100 से 1500 किलोमीटर की ही ऊंचाई पर हैं, तो जो भी आप सूचना का आदान प्रदान करेंगे, जो भी ट्रांसफॉर्म होगा, जो भी संचरण होगा सूचनाओं का, वह बहुत त्वरित हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ऊंचाई कम है। इसी पर आधारित क्या होगा आपका दूसरा लाभ, कि त्वरित रूप से, इमीडिएटली रूप से सूचना आपको मिल सकती हैं, आसानी से सूचनाएं आप प्रदान कर सकते हैं। तो यह दो हैं इसके महत्वपूर्ण 2 लाभ। परंतु अब हम बात करते हैं हानियों की। अब हानियां तो होंगी ही, तो हानियां क्या हैं कि इसमें अगर आपको पूर्ण कवरेज करना है, पूरी पृथ्वी का कवरेज करना है, तो बहुत ज्यादा क्या लगेंगे, उपग्रह लगेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, यह हमारी पृथ्वी है और ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट है। तो इसको हम समझने के लिए एक मॉडल लेते हैं कि मान लीजिए कि ये आपकी संपूर्ण पृथ्वी है और इस पृथ्वी का केंद्र कहीं यहां स्थापित है। ये देखिए, यहां पर इसका कहीं कोई केंद्र होगा और उस केंद्र के इर्द गिर्द ऐसे आपके क्या हो रहा है, एक लो अर्थ ऑर्बिट में एक उपग्रह घूम रहा है। परंतु मुझे अगर अब ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये वाला पार्ट, संपूर्ण पृथ्वी को कवर करना है, तो मुझे क्या करना होगा,
क्योंकि यह कम ऊंचाई पर है तो इसका जो देखने का एरिया होगा वह कम होगा। तो मुझे इस पार्ट को देखने के लिए क्या होगा, इसके साथ साथ एक यहां पर भी उपग्रह छोड़ना पड़ेगा, एक यहां पे छोड़ना पड़ेगा, एक यहां पे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही अलग अलग उपग्रह छोड़ने पड़ेंगे। तो अगर मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को कवर करना चाहता हूं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उपग्रह मुझे छोड़ने पड़ेंगे। तो यही इसकी सबसे बड़ी हानि है कि क्या होगा, बहुत ज्यादा उपकरण इस पे छोड़ने पड़ेंगे, बहुत उपग्रह छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरी जो हानि है वह है निम्न जीवन काल। अब देखिए यह क्या है, कम ऊंचाई पर है, कम ऊंचाई पर होगा, शोभमंडल आपका खत्म होने के बाद ये चालू होता है, तो उसी की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस भी होंगे, कुछ हानियां भी होंगी। अब दूरी कम है तो दोस्तों क्या होगा, जीवन काल कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से जितना ज्यादा ये पास होगा उतने ज्यादा डिस्टर्बेंसेस होंगे, उतने ज्यादा अवधान होंगे, और जितने ज्यादा अवधान होंगे उतने ज्यादा कम जीवन काल होगा। तो यही इसकी दूसरी हानि है कि इसका क्या होता है, निम्न जीवन काल होता है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया ही है कि डिस्टर्बेंसेस ज्यादा होंगे क्योंकि इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कम है, यह इसकी तीसरी हानि है। और अगली जो हानि आती है वह है कि कक्षीय अवधि में सामंजस्य नहीं होता। जो इसकी कक्षीय अवधि है उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से इसमें काफी ज्यादा क्या होता है, डॉपलर प्रभाव होता है। अब दोस्तों मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। आपने अपने व्यावहारिक जीवन में कभी देखा हो, मान लीजिए आप मोटर बाइक पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और कोई माइक पर चिल्लाता हुआ आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि हमारा जो जब वोटिंग कैंपेन चल रहा था, चुनाव हो रहे थे, तो जगह जगह माइकों पर लोग कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे थे। तो आप उसी घटना को अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए कि आप उस टाइम पर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और कोई नेता अपना प्रचार कर रहा है माइक लगा के। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उस नेता के माइक के प्रचार करने के जो भोंपू है उसकी दूरी और आपके मोटरसाइकिल की दूरी कम होती जाती है, तो आपको क्या होता है, साउंड ज्यादा सुनाई देता है, और आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आपको साउंड कम सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों यही है डॉपलर प्रभाव। जो सोर्स है अर्थात जो भोंपू है जहां से ध्वनि आ रही है उसकी गति और जो आपकी गति है मोटरसाइकिल, उन दोनों के कम या ज्यादा होने की वजह से जो ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन होता है वही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। आसान शब्दों में हम सोर्स यानी कि जहां से ध्वनि आ रही है वो, और जो उसे महसूस कर रहा है यानी कि हम खुद मोटर बाइक पर, हम खुद, जब इसमें दोनों चीजों में परिवर्तन होगा, दोनों की ऊंचाइयां कम ज्यादा होंगी तो ध्वनि की तीव्रता यानी कि हमारे जो सुनने की कैपेसिटी है उसमें भी कमी या वृद्धि होती है। यही आपका डॉपलर प्रभाव है। तो निम्न कक्षा में होने के कारण क्या होता है, कक्षीय अवधि पूर्ण तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, तो इसी वजह से क्या होता है, डॉपलर प्रभाव होता है। और जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कुछ लैगिंग या डिले हो जाता है, कभी आवाज कम सुनाई देती है, कभी या तेज सुनाई देती है। तो यह तो हो गई हमारी पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। अब दूसरी कक्षा जो हमारे पास है वह है पृथ्वी की मध्यम कक्षा अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो दोस्तों इसके लिए हम वापस वही पृथ्वी बनाते हैं अपनी। मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह इसका क्या है, केंद्र है। अब यह केंद्र हो गया, यहां पर आप ये बना दीजिए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, यह आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो गए। और हमने जो बनाया था पृथ्वी की निचली कक्षा वो क्या है, यहां पर है। अब क्या बात है दोस्तों कि यह जो कक्षा है वह जियोसेंट्रिक अर्थात गर्भ केंद्रित नहीं होती है। गर्भ केंद्रित अगर नहीं होती है यह, तो हमारी यह जो कक्षा होगी वह मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगी। कुछ इस प्रकार से आपके यह कक्षा होगी, यह कुछ पृथ्वी से इस प्रकार से होगी। इसे हम कहेंगे मियो अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट।
यह क्या है आपकी मियो अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की मध्यम कक्षा। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो जो यह आपकी पृथ्वी है, यह इसका कोई केंद्र है, ठीक है। तो जो आपका लियो अर्थ ऑर्बिट था वह क्या था, अगर हम इस तरीके से देखें तो जो आपका लियो अर्थ ऑर्बिट था वह क्या था, ऐसे चक्कर लगा रहा था, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा था। और आपका जो मियो होगा वह गर्भ केंद्रित नहीं है, तो वह क्या करेगा, कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाएगा, या तो ऐसे चक्कर लगाएगा या फिर ऐसे चक्कर लगाएगा। तो यह होगा आपका मियो अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और इसकी अब जो ऊंचाई है वह देखिए, हम यहाँ पर ऑपरेशनल ऊंचाई की बात कर रहे हैं, जहां पर मैक्सिमम उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो जो इसकी ऑपरेशनल ऊंचाई है वह कितनी है, 5000 से 12000 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर आप अंकित करना चाहें तो ये जो ऊंचाई होगी वो होगी आपके 5000 से 12000 किलोमीटर। ये हो गया आपका मियो अर्थात मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब इसकी जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि इसकी जो कक्षीय अवधि है, अर्थात इसके कक्षा में अगर कोई उपग्रह छोड़ा जाए तो वह एक चक्कर लगाने में लगभग 6 घंटे ले लेता है। कितने घंटे ले लेता है दोस्तों, कि यह 6 घंटे ले लेता है। और जो इसकी अगली विशेषता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यह जियोसेंट्रिक अर्थात गर्भ केंद्रित नहीं होता है। अब गर्भ केंद्रित नहीं होगा तो यह भूमध्य रेखा से कुछ ना कुछ कोण या झुकाव पर होगा। यही इसकी तीसरी विशेषता है, क्योंकि यह गर्भ केंद्रित नहीं है। गर्भ केंद्रित नहीं है तो क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा से झुकाव है। यह याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा से झुकाव रखते हैं सदैव मीडियम अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा। और इन्हीं उपयोगिताओं की वजह से, इन्हीं विशेषताओं की वजह से अब तक जो हमारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है उसमें बहुत कम उपग्रह छोड़े गए हैं। तो यह तो बात हो गई बेसिक चीजों की कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या है। अब इसके लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, वास्तविक वैश्विक कवरेज होता है। अगर हम लियो से तुलना करें तो यह ज्यादा एरिया को कवर कर पाता है, क्योंकि क्या है, यह ज्यादा ऊंचाई पर है। और इसका जो विचलन होता है अधिक ऊंचाई की वजह से, जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं इनके संचार में वह भी कम होते हैं। एवं इसका जो सूचना प्रदान करने का समय है वह मात्र 80 मिली सेकेंड होता है। कितना होता है, 80 मिली सेकेंड। मिली अर्थात 10⁻³ अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 80 को अगर 1000 से भाग दें तो कितना आएगा, लगभग 8/10 के पास इसका क्या होता है। अब लगाइए आप कितना, 80/1000। अब देख लिए 8/100 मिली सेकेंड केवल, यानी कि 8 सेकेंड के 100वें हिस्से में ही आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अगर हम इसकी तुलना लियो अर्थ ऑर्बिट से करें, पृथ्वी की निचली कक्षा से करें, तो इसमें क्या होता है, उपग्रहों की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि यह ज्यादा ऊंचाई पर है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर कोई चीज कम ऊंचाई पर होगी तो वह क्या करेगी, कम एरिया कवर करेगी। और यही कोई चीज ज्यादा ऊंचाई पर होगी तो वह क्या करेगी, ज्यादा एरिया कवर करेगी। जो चीज ऊपर होगी वह ज्यादा एरिया कवर करेगी, तो क्या होगा, कम उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, सापेक्ष रूप से कम उपग्रहों की जरूरत होती है। और यह पृथ्वी से दूर होते हैं, विचलन कम होता है, तो इसी वजह से क्या होगा, अधिक जीवन काल होगा। जितने भी उपग्रह होंगे वो कम डिस्टर्बेंसेस को फील करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, कम खराब होंगे। कम खराब होंगे तो उनका लाइफ टाइम अर्थात जीवन काल सापेक्ष रूप से पृथ्वी की निचली कक्षा से अगर तुलना की जाए तो ज्यादा होगा। तो दोस्तों यह तो बात हो गई किसकी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी के मध्यम काल की। अब हानियों में अगर हम देखें तो दोस्तों, चाहे बेशक सापेक्ष रूप से इसमें कम उपग्रहों की जरूरत पड़ रही हो, परंतु फिर भी
हमें अभी उपग्रहों की तो जरूरत ज्यादा ही पड़ेगी, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा उपग्रह चाहिए थे, बहुत ज्यादा चाहिए थे। मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगा तो भी एक यहाँ चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। इस प्रकार से अभी भी हमें उपग्रह तो क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। तो क्या हो रहा है कि यहां पर भी पूरा अगर हमें कवरेज चाहिए, पूरी पृथ्वी को कवर करना है, तो ज्यादा उपग्रह लगाने पड़ेंगे। और जो दूसरी हानि है वह है असरदार अगर हमें प्रयोग रखना है मीडियम अर्थ ऑर्बिट के उपग्रहों का, तो क्या करना होगा, लंबे समय की जरूरत होगी। आप मान लीजिए कोई छोटा अनुप्रयोग कर रहे हो 5-10 साल का, तो यह इतना असरदार नहीं होगा। अगर आप लंबे टाइम की सोच रहे हैं, 30 साल, 50 साल, 100 साल, तभी इसके जो प्रयोग होंगे तभी सक्षम होंगे और असरदार होंगे। और मान लीजिए अगली हानि क्या है कि जो आपकी अगली हानि है उसमें डिस्टरबेंसेस तो हो रहे थे कम, परंतु डिस्टरबेंसेस तो अभी भी हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, परंतु जो विचलन है, डिस्टरबेंसेस हैं, उनकी समस्या भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। यह भी इसकी हानि है। और यहां पर भी ऊंचाई पर जाने के बावजूद आपका जो डॉपलर प्रभाव था, जो विभिन्न सोर्स और जहां से सोर्स अर्थात जहां से ध्वनि निकल रही है और जहां ध्वनि पहुंच रही है, उनकी गति जो ऊंचाई के कारण प्रभावित हो रही थी, उन सब में भी अभी सामंजस्य नहीं है। तो यहां पर भी डॉपलर प्रभाव इफेक्ट करेगा। कक्षीय अवधियों से क्या हो रहा है, अभी भी पूरा सामंजस्य नहीं बना है, इसीलिए यह डॉपलर प्रभाव इफेक्ट करेगा। अब दोस्तों यह तो बात हो गई हमारे किसकी, मध्यम अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की मध्यम कक्षा और निचली कक्षा की। अब हम देखें कि आखिर हाई अर्थ ऑर्बिट क्या है, अर्थात पृथ्वी की उचली कक्षा क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा कि पृथ्वी की उचली कक्षा मतलब अब और ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। यही वह आपकी क्या है, पृथ्वी, यह उसका क्या हो गया, केंद्र, और यहां पर आपके विभिन्न कॉन्टिनेंट हो गए। अब आपका जो निचली कक्षा थी वह कहाँ थी, ये रही आपकी पृथ्वी की निचली कक्षा। और आपके जो मध्यम कक्षा थी वह गर्भ केंद्रित नहीं थी, इसलिए कुछ इस प्रकार से थी। यह हो गई आपकी पृथ्वी की मध्यम कक्षा। और अब जो बनाने जा रहे हैं हम, वो है पृथ्वी की उचली कक्षा। तो जो पृथ्वी की उचली कक्षा होगी ना दोस्तों, वह होगी कुछ इस प्रकार से। यह क्या होगी, यह तो संपूर्ण वृत्त में भी नहीं होगी, एक दीर्घ वृत्त अर्थात इलिप्स बनाएगी। तो क्या हुआ दोस्तों, यह हो गई आपकी पृथ्वी की निचली कक्षा लियो अर्थ ऑर्बिट। ये हो गया आपका मियो अर्थात पृथ्वी की मध्यम कक्षा, और ये है आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की उच्च कक्षा। तो आप यहां देख सकते हैं कि क्या क्या अंतर है। इनको हम और आगे बहुत आसानी से समराइज भी करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी की जो उच्च कक्षा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता है वह है ऊंचाई, कि यह क्या होती है, पृथ्वी के गर्भ तो केंद्रित है यह भी, पर इसकी जो ऊंचाई है वह 75,786 किलोमीटर से ऊपर होती है। अर्थात जो भी ऑर्बिट 75,786 किलोमीटर की ऊंचाई से ज्यादा होंगे, उन कक्षाओं में जो भी उपग्रह छोड़े जाएंगे वह हाई अर्थ ऑर्बिट के उपग्रह कहलाएंगे। इसको आप लगभग मान सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से
ऊपर वाली जो भी कक्षाएं होती हैं वह सभी कक्षाएं क्या होती हैं, पृथ्वी की उच्च कक्षाएं होती हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट होती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर हमने 75,786 लगभग 36,000 किलोमीटर ही क्यों लिया। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि यह कक्षाएं भी क्या होती हैं, गर्भ केंद्रित होती हैं। और दूसरी बात क्या है, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर की कक्षा होगी वह आपके हाई अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की उच्च कक्षा कहलाएगी। अब देखिए इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है हाई अर्थ ऑर्बिटों की, वह यह है कि यह कभी भी वृत्तीय कक्षा में घूर्णन ही नहीं करती है। इस जो भी उपग्रह उच्च कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं वह कभी भी एक सर्कुलर अर्थात वृत्तीय कक्षा में घूर्णन ही नहीं करते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, यह वृत्तीय कक्षा में घूर्णन नहीं करेंगे तो यह करते हैं दीर्घवृत्त में घूर्णन, जो कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। अब इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से यह घूमते हैं। अब हम विजुलाइज करने के लिए आप यहां देख सकते हैं कि लियो अर्थ ऑर्बिट तो क्या था, ऐसे वृत्त में घूम रहा था। आपका मियो क्या कर रहा था, कुछ इस प्रकार से घूम रहा था। अब जो हाई अर्थ ऑर्बिट होगा वह गोले में नहीं घूमेगा, वह ऐसे घूम रहा है कि कुछ दीर्घवृत्त बन रहा है और कहीं पर भी वृत्त नहीं बनेगा। यह मान लीजिए हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होगा कि ऐसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वृत्त में नहीं घूम रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो भी उपग्रह छोड़े जाएंगे, पृथ्वी की उच्च कक्षा में जो भी उपग्रह छोड़े जाएंगे वह वृत्तीय कक्षा में घूर्णन नहीं करेंगे, वह एक दीर्घवृत्त अर्थात एलिप्स पर घूर्णन करेंगे। और जो उपग्रह होंगे वह जियोसेंट्रिक अर्थात गर्भ केंद्रित भी होंगे। अब देखिए इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत कम उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी। हम एक बार फिर विजुअलाइज करते हैं, लियो हमारा यहां पर था, मियो यहां पर था, और अब क्या हो रहा है कि इस प्रकार से हो यहां पर हाई अर्थ ऑर्बिट चल रहा है। तो हाई अर्थ ऑर्बिट यहां पर आप मान लीजिए तो ये क्या कर रहा है, काफी ज्यादा पृथ्वी को देख पा रहा है। जूम और रेजोल्यूशन यूज कर हम पृथ्वी का मैक्सिमम पार्ट इस उच्च कक्षा से कवर कर पा रहे हैं, या फिर कई कई उपग्रह तो 3/4 से भी ज्यादा पार्ट एक बार में ही कवर कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, अब हमें उपग्रहों की जो जरूरत पड़ेगी वह बहुत कम पड़ेगी। तो यह इसकी एक और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारे जो भी उच्च कक्षा में उपग्रह होंगे उनकी जरूरत हमें बहुत कम पड़ने वाली है। अब उदाहरण की तरफ हम देखना चाहें तो इसमें क्या होता है, उपग्रह तो अभी तक बहुत कम छोड़े गए हैं परंतु उच्च कक्षाएं 36,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर की कक्षा में जो मिशन छोड़े गए हैं, जो उपग्रह छोड़े गए हैं वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने चंद्रयान मिशन का नाम सुना होगा। हाल ही में चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च होने वाला था पर कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उसे टाल दिया गया। अब वो भविष्य में लॉन्च होगा। और आपका मंगलयान मिशन, जिसने हमारे भारतवर्ष का नाम संपूर्ण वैश्विक पटल पर बहुत गुंजा दिया था और सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जा रहा था, वह मंगलयान मिशन भी पृथ्वी की उच्च कक्षा में ही छोड़ा गया है, अर्थात 36,000 किलोमीटर के ऊपर छोड़ा गया था। इसी प्रकार से आदित्य मिशन भी जो होगा वह सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए क्या करेगा, पृथ्वी की उच्च कक्षाओं में अर्थात 36,000 किलोमीटर से ऊपर की कक्षाओं में छोड़ा जाएगा। तो आपको अब एक बात समझ में आ गई होगी कि 36,000 किलोमीटर से ऊपर के अपने जो भी मिशन जाते हैं वह सबके सब पृथ्वी की उच्च कक्षा में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चंद्रयान मिशन 1 हो या 2 हो, मंगलयान हो या आदित्य मिशन हो, सबके सब पृथ्वी की उच्च कक्षाओं में ही जाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर किस किस प्रकार से हम तुलनाएं करते हैं विभिन्न उपग्रहों को छोड़ने की। तो दोबारा एक बार से समझने के लिए आप यह डायग्राम देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए
अब ये जो लेवल्स हैं हमने और ज़्यादा ऑपरेशनल सिस्टम की वजह से यहाँ पर इनकी रेंजें लिखी हुई हैं। यह जो हरा हरा आपको दिख रहा है यह मान लीजिए अर्थ है और ये आपके पृथ्वी की सरफेस है। तो यह जो पृथ्वी की सरफेस है आपकी, हमने आपको बताया था कि लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात जो पृथ्वी की निचली कक्षा है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, उसकी ऊंचाई होती है 100 से 1500 किलोमीटर। कुछ किताबों में और कुछ मटेरियल में आपको 160 से 2000 किलोमीटर भी कहा जाता है, परंतु जो हमने ऑपरेशंस किए हैं भारत ने वह लगभग 100 से 1500 किलोमीटर किए हैं। परंतु आपको किसी पुस्तक में या किसी क्वेश्चन में 160 से 2000 दिया जाए तो वह भी गलत नहीं होगा। तो यह तो बात हो गई लियो अर्थ ऑर्बिट अर्थात लोअर अर्थ ऑर्बिट अर्थात निचली कक्षा की। दूसरी कक्षा है आपके मियो अर्थात मध्यम कक्षा, पृथ्वी की मध्यम कक्षा, और इसकी ऊंचाई कितनी है 2000 से 36000 किलोमीटर या फिर 35786 किलोमीटर। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो मध्यम कक्षा है उसकी जो ऑपरेशनल ऊंचाई है, जिसमें हमने अभी तक कई उपग्रह छोड़े हैं, उसमें क्या था 5000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई। परंतु अगर हम संपूर्ण कक्षा की बात कर रहे हैं तो वह कक्षा की जो रेंज होगी वह 2000 से 36000 किलोमीटर तक की होगी। तो अगर आपको किसी प्रश्न में 2000 से 36000 किलोमीटर लिखा जाए या फिर 5000 से 12000 लिखा जाए, दोनों ही सही होंगे। यह क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो यह तो बात हो गई पृथ्वी की मध्यम कक्षा की। और अब हम आपसे बात करेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट अर्थात पृथ्वी की उच्च कक्षा की। इसमें मैंने आपको कहा था कि जो आपकी उच्च कक्षा है वह क्या कर रही है, जो आपकी पृथ्वी की उच्च कक्षा होगी वह 36000 किलोमीटर से ऊपर होगी। यानी कि जितनी भी उपग्रह 36000 किलोमीटर से ऊपर होंगे वह सब पृथ्वी के उच्च कक्षा में आएंगे। तो एक बार फिर हम याद करते हैं, पृथ्वी की निचली कक्षा अर्थात 100 से 1500 किलोमीटर, पृथ्वी की मध्यम कक्षा अर्थात 5000 से 12000 किलोमीटर, और पृथ्वी की उच्च कक्षा अर्थात 36000 किलोमीटर से ऊपर। अब जो बात हम करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यह कह सकते हैं कि आज के लेक्चर की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वह अब आने वाली है। तो और वह बात है कि जियो और स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं, भूस्थैतिक कक्षा क्या होती है। और इसी भूस्थैतिक कक्षा की वजह से हमने 75786 किलोमीटर का डेटा लिया था। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ आपका क्या होगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, पृथ्वी के हिसाब से भूस्थैतिक कक्षा होगी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थात भूस्थैतिक कक्षा की। अब इसमें अभी तक मैंने आपको एक परास बताई सारी कक्षाओं में, 100 से 1500 किलोमीटर, 5000 से 12000 किलोमीटर और 36000 किलोमीटर के ऊपर। पर मैं आपको अब एक फिक्स डेटा दूंगा कि केवल और केवल जिस ऊंचाई पर उपग्रह छोड़े जाएंगे वही भूस्थैतिक कक्षा में आएंगे। तो वह डेटा होगा आपका 75786 किलोमीटर। इसमें कोई परास नहीं है, कोई रेंज नहीं है, अर्थात सिर्फ लगभग 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, अर्थात लगभग 36000 किलोमीटर की कक्षा में जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं वह सभी भूस्थैतिक उपग्रह कहलाएंगे। और जो भूस्थैतिक कक्षा है उसकी ऊंचाई फिक्स 75786 किलोमीटर होती है, और कई जगह आपको लगभग 36000 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और इसे आप याद कर लीजिए कि 36000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले उपग्रह भूस्थैतिक उपग्रह है, और यह भी गर्भ केंद्रित होंगे, जियोसेंट्रिक होंगे। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा कि यह आपकी पृथ्वी है, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए,
यहां आपका लियो अर्थ ऑर्बिट था और आपका मियो अर्थ ऑर्बिट कुछ इस प्रकार से जा रहा था। फिर आपके हमने बात की थी हाई अर्थ ऑर्बिट की, जो कि एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा था। और इसके बाद में अब हम देख रहे हैं भूस्थैतिक उपग्रह। भूस्थैतिक उपग्रह क्या करेगा दोस्तों? भूस्थैतिक उपग्रह आपका पृथ्वी के चारों ओर ऐसे गोल गोल कक्षा में ही घूमेगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर फिक्स होगी, बिल्कुल 36,000 किलोमीटर के बराबर। ये क्या है? आपका जियो अर्थात जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और ये था आपका मियो और ये है आपका हियो अर्थात हायर अर्थ ऑर्बिट और ये था आपका लियो अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट। तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका भूस्थैतिक कक्षा। अब देखिए इसके वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जो इसका महत्वपूर्ण वर्ड है वह है भूस्थैतिक। भू अर्थात पृथ्वी और स्थैतिक मतलब स्थिर। तो क्या बना दोस्तों इन सब से कि जो भी उपग्रह होंगे जो इस कक्षा में छोड़े जाएंगे वह भू अर्थात पृथ्वी के हिसाब से क्या होंगे? स्थिर दिखाई देंगे। अर्थात पृथ्वी के हिसाब से जो भी उपग्रह हमें स्थिर दिखाई देंगे वह क्या होंगे? भूस्थैतिक उपग्रह होंगे। और उस स्थित दिखने के लिए पहली और सबसे बड़ी कंडीशन है कि वह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में ही घूर्णन करे। और जब भी हम उन उपग्रहों को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यह उपग्रह घूम ही नहीं रहे हैं। और उसके घूमने का सबसे बड़ा जो कारण होगा वही इसकी दूसरी विशेषता है कि इनका जो कक्षीय काल होगा वह पृथ्वी के घूर्णन काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होगा। अर्थात उदाहरण के तौर पर हम यह देखें कि आप पृथ्वी के इस पार्ट पर रहते हैं और यहीं से यह पृथ्वी घूमती जा रही है। तो सोचिए, एक तो यह पृथ्वी घूम रही है अपने घूर्णन काल पर जो कि 24 घंटे में घूमती है और उसी स्पीड से ये जो उपग्रह होगा आपका वह भी घूम रहा है। तो हमें क्या लगेगा कि जैसे कि हमारा इंडिया कहाँ है दोस्तों? ये हमारा इंडिया है। इसे आप देख पा रहे होंगे कि इस इंडिया वाले पार्ट में अगर आप कहीं दिल्ली में खड़े हैं तो क्या हो रहा है? यह पृथ्वी भी ऐसे घूमती जा रही है और जो आपका उपग्रह है वह भी घूमता जा रहा है। तो जब भी आप दिल्ली से खड़े होकर अपने भूस्थैतिक उपग्रह को देखेंगे तो आपको वह ऐसे लगेगा कि वह स्थिर है, परंतु हकीकत में जिस गति से आप घूम रहे हैं क्योंकि जिस गति से पृथ्वी घूम रही है बिल्कुल उसी गति से यह उपग्रह भी घूम रहा है। तो जो सापेक्ष गति होगी आपकी और उपग्रह की वह क्या होगी? 0 होगी। और उसी वजह से आपको उपग्रह क्या दिखेगा? स्थिर दिखेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है भूस्थैतिक उपग्रह। तो दोस्तों नाम में ही सब कुछ छुपा है और नाम के लिए ही पूरी दुनिया काम करती है। तो इसीलिए क्या है कि भूस्थैतिक उपग्रहों को स्थिर देखने के लिए हमें किस कक्षा में छोड़ना पड़ेगा? 36,000 किलोमीटर की कक्षा में अर्थात 75,786 किलोमीटर की कक्षा में। और ऐसी जब हम इस ऊंचाई पर उपग्रह को छोड़ते हैं तो जो हम कक्षीय काल पाते हैं उपग्रह का अर्थात उपग्रह अपनी कक्षा में जितने समय में घूम पाता है जो कि 24 घंटे होगा वही हमारी पृथ्वी का भी घूर्णन काल है। तो जब भी हम उपग्रह को देखते हैं तो वह क्या होता है? स्थिर दिखाई देता है। इसी वजह से स्थिर देखने के लिए ही हमने इस ऊंचाई का चयन किया है। यही कारण था कि इसके उपग्रह के ऊपर वाले ही हमने हाई अर्थ ऑर्बिट में माने थे, क्योंकि यह कक्षा तो क्या हो गई दोस्तों? यह कक्षा हो गई आपकी भूस्थैतिक कक्षा अर्थात भूस्थैतिक कक्षा। और यह है इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इसके उपग्रहों का कक्षीय काल पृथ्वी के घूर्णन काल जो कि 24 घंटे होता है उसके बराबर होता है। अब दोस्तों यह चीज आप हमेशा याद रखिए और यह यूपीएससी पूछ भी चुका है और आगे पूछ भी सकता है कि जो झुकाव या विकेंद्रीकरण है पृथ्वी के गर्भ से वह क्या होता है? 0 होता है। भूस्थैतिक कक्षा के
संदर्भ में कि जब भी कोई कोण, झुकाव, विकेंद्रीकरण या कोई एंगल जब भी पृथ्वी के केंद्र से लिया जाए भूस्थैतिक कक्षा में तो वह कितना होगा, 0 होगा। अगर वह 0 है तभी है उपग्रह क्या कहलाएंगे, भूस्थैतिक उपग्रह कहलाएंगे। तो इनको क्या कहेंगे, इसीलिए भूस्थैतिक उपग्रह। अब जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी का जो केंद्र है दोस्तों वह यहां कहीं अंदर है और बिल्कुल उस केंद्र के से जो भी उपग्रह है, वह जो उपग्रह जो कोण बना रहा है, वह जो झुकाव बना रहा है, वह झुकाव कितना होगा, 0 होगा। अर्थात पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के भूमध्य रेखा से जो भी कोण बन रहा होगा वह 0 होगा। और इसी कोण के 0 होने की वजह से इसे हम कहते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। अब दोस्तों एक अगली कंडीशन भी निकल कर आई कि मान लीजिए कि यह जो कोण है वह 0 हो ही नहीं पाया। अब 0 हो ही नहीं पाएगा दोस्तों तो क्या होगा, 0 नहीं होगा। और जब यह 0 नहीं होगा तब इसी उपग्रह का इसी ऊंचाई पर एक दूसरा नाम निकल कर आएगा और वह जो नाम होगा वह होगा भूतुल्यकालिक कक्षा। अर्थात जो कक्षाएं 75,786 या फिर यूं कहें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो हैं और जो परंतु क्या है, उनका जो झुकाव है, उनका जो विकेंद्रीकरण है, उनका जो कोण है वह 0 नहीं है भूमध्य रेखा से, कुछ ना कुछ एंगल पर है। 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, परंतु 0 नहीं है। और अगर 0 नहीं होगा तो उसी उपग्रह को उसी ऊंचाई पर हम भूस्थैतिक उपग्रह नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, भूतुल्यकालिक कक्षा के उपग्रह, भूतुल्यकालिक उपग्रह अर्थात जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। यह सबसे बड़ी विशेषता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, यह आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यह आपको पता होना चाहिए कि जो भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं वह भी क्या होते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो होते हैं, परंतु उनका जो झुकाव होता है भूमध्य रेखा से, उनका जो विकेंद्रीकरण होता है, जो कोण होता है, जो एंगल होता है वह 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, चाहे 5 डिग्री हो या 70 से 80 डिग्री हो, परंतु 0 कभी नहीं होता। और जिन उपग्रहों का 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी विकेंद्रीकरण 0 नहीं होता वह आपके भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ एक ही अंतर है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं, जिनका विकेंद्रीकरण क्या होता है, 0 नहीं होता है। और जबकि जब यही विकेंद्रीकरण, यही कोण, यही एंगल 0 हो जाए तो सैटेलाइट क्या कहलाएंगे, भू स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थैतिक उपग्रह। यही मेन डिफरेंस था और आज की कक्षा में आपको यही मेन डिफरेंस याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ लाभ और हानियों की जो कि भूस्थैतिक कक्षाओं में आपको देखने में मिलते हैं। कि देखिए इसमें भी कक्षीय अवधि में सामंजस्य स्थापित तो नहीं हो पाता, परंतु सामंजस्य जो स्थापित होता है वह बहुत अच्छा होता है। कि मान लीजिए 100% में से 99% कक्षीय अवधि का सामंजस्य स्थापित हो चुका है, क्योंकि हमने क्या कहा था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह हमें स्थिर दिखते हैं। स्थिर दिखेंगे तो क्या होगा, कक्षीय अवधि में और जो संचार में है वह सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। अब सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो जो आपका डॉपलर प्रभाव था वह लगभग नगण्य हो जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। अगला लाभ है निश्चित ज्यामिति संबंध के कारण जो इसका हस्तांतरण काल का अनुमान लगाना क्या होता है, आसान होता है। अब देख लीजिए दोस्तों, कोई भी चीज अगर आपको स्थिर रूप से दिख रही है तो आप आसानी से गणना कर पाएंगे कि आपको जो भी उपग्रह छोड़ना है वह कहाँ छोड़ना है,
किस प्रकार से ट्रांसफर ऑर्बिट में हस्तांतरण कक्षा में छोड़ना है। अब कोई चीज आपको स्थिर दिख ही नहीं रही तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आपको उपग्रह कहां छोड़ना है, परंतु आपको कोई बिंदु स्थिर दिख रहा है तो आप कोई भी चीज वहां पे छोड़ सकते हैं। इसीलिए जो क्या होगा कि एक फिक्स जियोमेट्रिकल रिलेशन हो जाता है, एक निश्चित ज्यामितीय संबंध हो जाता है, जिससे जो हस्तांतरण काल का हम अनुमान लगाते हैं उपग्रह को छोड़ने के वक्त वह बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। और दोस्तों अब जो अगली महत्वपूर्ण लाभ है वह यह है कि यह पृथ्वी के सभी हिस्सों से को दर्शाने में तो सक्षम है, परंतु ये याद रखिए ध्रुवों को यह नहीं दर्शा पाता है। ध्रुवों के अर्थात पोल्स के अलावा आप कुछ भी कहिए भूस्थैतिक कक्षा से वह आपके लिए कर देगा, सारे के सारे पार्ट्स को वह कवर कर सकता है, परंतु ध्रुवों को कवर नहीं कर सकता है। ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो हमारे भूस्थैतिक कक्षा में जो उपग्रह हैं, जो भू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वह ध्रुवों के अलावा संपूर्ण पृथ्वी को कवर करने में दर्शाने में सक्षम है। और दोस्तों यह भी इसकी प्रकृति पर ही आधारित लाभ है कि इसका जो प्रक्षेपण काल एवं कक्षा में स्थापना के लिए जो समय होता है वह बहुत कम होता है, अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीधी सी बात है, ये क्या है, भूस्थैतिक उपग्रह हमें स्थिर दिखाई देते हैं तो हमें पता है कि कहाँ पर छोड़ना है और कैसे छोड़ना है। तो जब भी हम इनका प्रक्षेपण करते हैं, यानी कि छोड़ने में जो टाइम लगता है, प्रक्षेपण में जो टाइम लगता है, प्रक्षेपण काल जो होता है उसमें और कक्षा में स्थापित करने में जो समय लगता है वह बहुत आसानी से हमें कम लगता है, क्योंकि हमें पता है कहाँ छोड़ना है, वह फिक्स बिंदु कहाँ है। तो यही इसका अगला लाभ है कि हमें बहुत कम टाइम में इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी कुछ हानियां भी हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं वह बहुत दूर होते हैं, दूर होंगे तो सूचना आने में टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा तो क्या होगा, सूचना प्रसारण में ज्यादा समय लगेगा। यही इसकी पहली क्या है, हानि है, क्योंकि दूर से कोई भी चीज आएगी तो कुछ टाइम तो लगेगा ना, तो जो अधिक सूचना प्रसारण में समय लगेगा वही इसकी पहली हानि है। अब दोस्तों अगली जो बात है वह यह है कि लंबी दूरी के कारण इसमें अधिक डिस्टरबेंसेस, अधिक विचलन भी होता है, क्योंकि दूर से कोई चीज आ रही है, बीच में कोई ना कोई चीज आ गई तो प्रॉब्लम तो पैदा करेगी ना। तो उसी की वजह से क्या होता है, लंबी दूरी के कारण अधिक विचलन भी होता है। अब दोस्तों ये बात भी है कि देखिए अब इसको लॉन्च करने में क्या होता है, इतनी ऊंचाई पर चीजें भेजनी है, 36,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसमें क्या होगा, जो रॉकेट होगा प्रक्षेपण के लिए उसमें ज़्यादा ईंधन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा और इतनी ऊंचाई पर भेजने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के लिए क्या होगा, इसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा। जो हम इसके लिए प्रक्षेपण यान यूज़ करेंगे उसमें जितना भी ईंधन होगा, जो भी तकनीकी होगी वह महंगी होगी, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है दोस्तों, और वह भी सफल रूप से प्रक्षेपित करना है, इसलिए खर्चा क्या होगा, जो ज़्यादा होगा। और जो इसकी विशेषता में भी हमने देखा था कि यह ध्रुवीय क्षेत्रों के चित्र नहीं ले पाती है, क्योंकि यह कभी भी पोल्स को कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, गर्भ केंद्रित होते हैं, और जो चीज़ गर्भ केंद्रित होगी वह पोल्स के चित्र नहीं ले पाएगी, ध्रुवों के चित्र नहीं ले पाएगी, उसको कवर नहीं कर पाएगी। इसीलिए यह इसकी अगली हानि है जिसे आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों को भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, चित्रित नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अब तो हमने देख लिया कि आखिर लियो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, मियो क्या होते हैं, एचईओ अर्थात पृथ्वी की उच्च कक्षा क्या है और जियो क्या है। अब हम देखते हैं इनके अनुप्रयोग की, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों जो आपका लियो है अर्थात जो आपका क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वह क्या करता है, पृथ्वी के पास होता है, इसीलिए
पृथ्वी को ऑब्जर्वेशन के लिए जो उपग्रह यूज होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के जो सैटेलाइट्स होते हैं, पृथ्वी के संचार के लिए जो सैटेलाइट होते हैं, जासूसों के जो उपग्रह होते हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थात अंतरिक्ष में जो हमने एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, अंतरिक्ष स्टेशन बना रखा है, वह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में ही होता है। वहीं पर वैज्ञानिक अनुप्रयोग करते रहते हैं, और जो दूर के दराज के संवेदिक सेंसिंग उपग्रह होते हैं वह भी आपके पृथ्वी की निचली कक्षा में ही होते हैं। और आपने एक हबल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, जिसे हम जिसकी चर्चा करेंगे, जिसने हाल ही में इन्हीं उपग्रहों के समूह ने, इन्हीं टेलीस्कोप के समूह ने हाल ही में एक ब्लैक होल का चित्र भी लिया था। उसी प्रकार के जो टेलीस्कोप्स होते हैं, हबल जैसे टेलीस्कोप, वह भी आपके पृथ्वी की निचली कक्षा में ही होते हैं। तो दोस्तों दोबारा इसके उदाहरण देखते हैं, और ध्यान से याद रखिएगा कि पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन के लिए जो उपग्रह हैं, वो जो जासूसी उपग्रह हैं, किसी चीज की निगरानी रखने के लिए जो उपग्रह हैं, वह आपका जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वह, और जो दूर दराज के रिमोट सेंसिंग उपग्रह हैं, और आपका जो हबल टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप्स हैं, वह सभी पृथ्वी की निचली कक्षा में ही स्थानांतरित किए जाते हैं, निचली कक्षा में ही डाले जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी पहली कक्षा की, अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा की। अब हम बात करते हैं मियो अर्थात पृथ्वी की दूसरी कक्षा की, पृथ्वी की मध्यम कक्षा की। इसके अनुप्रयोगों को अगर हम देखें तो जितने भी नेविगेशन के लिए, जैसे कि जीपीएस हुआ, आपको दिशा दिखाता है, अभी हाल ही में हमने IRNSS छोड़ा था, ऐसे जितने भी नेविगेशन के उपग्रह होते हैं जो कि संचार के लिए या फिर किसी एनवायरमेंटल साइंस में यूज होते हैं, जैसे कि आपका जीपीएस हुआ, जिसके गूगल मैप के थ्रू आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं, वह जिस उपग्रह में काम करता है उसकी जो कक्षा होती है वह आपके पृथ्वी की मध्यम कक्षा होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है। और जैसे ही आप अन्य जीपीएसओ के नाम भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका का जीपीएस है, यूरोप का गैलीलियो है, और अपना दूसरा ग्लोनास भी है, और अभी भारत का भी IRNSS जो है वह मियो अर्थात पृथ्वी की मध्यम कक्षा में ही छोड़ा गया है। तो इसका मुख्य रूप से जो काम है ना पृथ्वी की मध्यम कक्षा का, वो है नेविगेशन और कम्युनिकेशन, कि आपको नेविगेट करता रहे कि लोकेशन कहाँ है। जो यह काम होता है वह आपके मध्यम कक्षा में ही किया जाता है। अब हम देखते हैं जियो अर्थात जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसके अनुप्रयोग हैं सबसे महत्वपूर्ण, और वह है आपके जो रेडियो है, टीवी है, और जो आपके मौसम की आपको जानकारी मिलती है, वह सारे उपग्रह आपके पृथ्वी के भूस्थैतिक कक्षा में ही छोड़े जाते हैं, या फिर पृथ्वी के भूतुल्यकालिक कक्षा में ही छोड़े जाते हैं। अर्थात जो कि रेडियो से आपको सूचनाएं मिलती हैं, या फिर आप टीवी चलाते हैं, या फिर वेदर फोरकास्ट आपको मिलता है, मौसम की जानकारी आपको मिलती है कि कब कितनी बारिश होगी, कहाँ तूफान आएगा, वह सभी महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है दोस्तों? वे भूस्थिर उपग्रह करते हैं, वे भूतुल्यकालिक उपग्रह करते हैं, जो आपके जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट अर्थात भूस्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। इन सारे अनुप्रयोगों को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से ही कथन बना बना के यूपीएससी आपसे पूछेगा। और जो आपका हाई अर्थ ऑर्बिट है ना दोस्तों, पृथ्वी की जो उच्च कक्षा है, उसमें मैंने आपको बताया था 36,000 किलोमीटर से ऊपर जो भी जाता है ना, वो क्या होता है, वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमता, किसी दीर्घवृत्त में ही चला जाता है। और इसीलिए जो भी स्पेस मिशंस होते हैं, जो अंतरिक्ष मिशन होते हैं, जैसे आपके चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य मिशन, ये सारे के सारे मिशन क्या होते हैं, पृथ्वी की उच्च कक्षा में छोड़े जाते हैं। तो एक बार फिर ध्यान रखिए इन अनुप्रयोगों को कि लो अर्थ ऑर्बिट में क्या छोड़ा जाता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी के निरीक्षण के लिए जो सैटेलाइट होते हैं वो, जासूसी के लिए जो उपग्रह होते हैं वह, आपके जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है उस सब में जो उपग्रह यूज होते हैं वह भी आपके लियो में ही होता है।
और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या फिर हबल टेलीस्कोप जैसे अनुप्रयोग पृथ्वी की निचली कक्षा में किए जाते हैं। अगर आपको लोकेशन शेयर करने के लिए जीपीएस आदि का यूज करना है, नेविगेशन यूज करना है, संचार करना है, तो आपको जो उपग्रह छोड़ना पड़ेगा ना दोस्तों, वह पृथ्वी की मध्यम कक्षा में छोड़ना पड़ेगा। नेविगेशन और कम्युनिकेशन कहाँ होगा? पृथ्वी की मध्यम कक्षा में। और अगर आप रेडियो से कुछ सुन रहे हो, एफएम मिर्ची सुन रहे हो, या फिर 95 एफएम सुन रहे हो, या फिर टीवी पर बहुत सारे प्रसारण देख रहे हो, क्रिकेट मैच देख रहे हो, या कुछ फुटबॉल मैच देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, वह सब आप किसके माध्यम से कर पाते हैं? आपके भूस्थिर कक्षा के उपग्रहों के माध्यम से। भूस्थिर उपग्रहों के माध्यम से क्या होता है? रेडियो चलता है, टीवी चलता है, और मौसम की जानकारी आपको इन्हीं उपग्रहों से मिलती है। और जो चौथी कक्षा है ना, वह 36,000 किलोमीटर से भी ऊपर की कक्षा है, और यह वृत्तीय भी नहीं है, दीर्घवृत्तीय है। इसमें क्या होता है? आपके अंतरिक्ष मिशन छोड़े जाते हैं, जैसे आपके चंद्रयान हुआ, मंगलयान हुआ, आदित्य मिशन हुआ। इस प्रकार के मिशन किसमें छोड़े जाते हैं? पृथ्वी की उच्च कक्षा में। तो दोस्तों, आप समराइज करके इन सारे अनुप्रयोगों को देख लीजिए और समझिए कि इनमें क्या मुख्य अंतर है और किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, समराइज करने के लिए हम एक बार फिर इस डायग्राम को देखते हैं। आप अपने फोन को जूम करके ढंग से समझ सकते हैं कि कौन सी कक्षा कहाँ स्थापित है। तो जो आपकी लियो है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थात पृथ्वी की निचली कक्षा, वह पृथ्वी के क्या होती है? भूगर्भ के केंद्र में होती है, भूगर्भ केंद्रित होती है, और 100 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तो यह क्या हो गई दोस्तों? यह हो गई पृथ्वी की निचली कक्षा। आप तुलनात्मक रूप से आप इनकी शेप ढंग से समझ सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये तो क्या है? आपकी लो अर्थ ऑर्बिट, और ये है अपना पृथ्वी की मध्यम कक्षा, जो 5000 से 12000 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। ये क्या है? पृथ्वी की मध्यम कक्षा। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा फेमस कक्षा की, जो कि है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा, वह यह है आपकी भूस्थैतिक कक्षा। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 75,786, या फिर लगभग 76,000 किलोमीटर। और ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा था, जो याद रखने वाली बात थी, कि अगर इसी कक्षा का झुकाव जो है वह 0 डिग्री नहीं हुआ, कुछ ना कुछ झुकी हुई है, भूमध्य रेखा से कुछ झुकाव रखती हो, कोई एंगल हो, कोई विकेंद्रीकरण हो, तो क्या होगा? इसी कक्षा को हम क्या कहेंगे? इसी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूतुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसे ध्यान रखिएगा कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भूतुल्यकालिक कक्षा के उपग्रह होते हैं, उनका झुकाव 0 नहीं होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इसी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर झुकाव 0 है, तो क्या होगा? वे उपग्रह कहलाएंगे आपके भूस्थिर उपग्रह, पृथ्वी से हमें सदैव स्थिर दिखाई देंगे। और ये है आपकी पृथ्वी की उच्च कक्षा, जो कि 36,000 किलोमीटर के बाद में आती है। और इसमें क्या होता है? अंतरिक्ष मिशन छोड़े जाते हैं, स्पेस मिशन जैसे चंद्रयान, मंगलयान इत्यादि छोड़े जाते हैं। तो इसका आप तुलनात्मक रूप से डायग्राम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम इन्हीं सभी चीज़ों की बात करेंगे। आज हमने जाना कि पृथ्वी की कक्षा में लियो अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की निचली कक्षा की विशेषताएं क्या है, उसकी लाभ हानि क्या है। फिर हमने पढ़ा मध्यम कक्षा क्या है। उसके बाद में उच्च कक्षा को जानते हुए हमने भूस्थितिक उपग्रह और भूतुल्यकालिक उपग्रह जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों की भी चर्चा की। तो आप इसी सीरीज में कंटिन्यूस जुड़े रहिए। अगले सीरीज लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट अर्थात ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या है, और इसके बारे में आगे हम प्रक्षेपण यानों की भी आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस
SS लाइव कोड को यूज कीजिए और जो आपकी 75,000 रुपए की फीस थी उसमें 10% की छूट पाइए। और जो हमारा प्लस मॉडल पर सब्सक्रिप्शन होगा फिर आपको सिर्फ 31,500 रुपए में मिल जाएगा सालाना। और अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहे तो हम आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको व्यक्तिगत स्तर पर ढंग से सुलझा पाएंगे और हमारा और टीचर और छात्र का जो संबंध होगा वह और भी प्रगाढ़ हो पाएगा। इसीलिए प्लीज हमारे सब्सक्राइब कीजिए इस प्लस मॉडल को और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का है रचनात्मक और व्यवहारिक तरीका पसंद आया हो, चीज़ों को आप विजुलाइज कर पाए हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका जो मोटिवेशन होता है हमारे लिए वह सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट होता है। यह यूट्यूब सेशंस आपके लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से आपसे जुड़े रहें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विजुलाइज करते हुए समझते रहें और सभी चीज़ों के व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर समझें और सफलता प्राप्त करें, तो उसी उत्साह के लिए आप हमें प्रेरित करने के लिए सिर्फ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि निरंतर और व्यवस्थित रूप से हम आपके लिए लेक्चर्स लाते रहें। धन्यवाद।